Today we shall see a very important chapter of class 11, that is thermodynamics. पूरा नाम होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स पार्ट वाले को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं होता तो शायद इंजीनियरिंग नहीं होता, क्योंकि जो इंजन वाला वर्ड है ना वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है। बाकी इलेक्ट्रिकल साइंस में तो मोटर जनरेटर आता है। किसी को इंजीनियर बोलने की बजाय अगर जनरेटर बोलते या मोटरर बोलते कुछ तो खराब लगता ना। इंजन वाला टर्म आता है किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। और ये थर्मोडायनेमिक्स को थर्मोडायनेमिक्स क्यों कहते हैं? इट्स अ स्टडी वेयर वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू डायनेमिक मैकेनिकल एनर्जी। गाड़ी में तो वही करते हो, पेट्रोल डालते हो, जलाते हो, तो उसका हीट एनर्जी को यूज करके गाड़ी चलता है। सो दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए इंजन। तो इस चैप्टर में आएगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू डायनेमिक मैकेनिकल एनर्जी। चैप्टर बहुत ही इजी है, मान लो बहुत ही इजी है, और ये खुद में ही एक कंप्लीट सिलेबस है। कहने का मतलब है ये एक ऐसा चैप्टर है कि कोई भी एंट्रेंस से इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा नहीं है। और ज़्यादा ज़्यादा 5 या 6 क्लास लगेंगे इसको ख़त्म करने में। कोई भी एंट्रेंस में जाओ, एक या कभी कभार 2 क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है। और स्कूल एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? जैसे वहाँ से अब न्यूटन्स लॉ से शुरू करके वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन तक 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, फ्रिक्शन विक्शन सब जोड़ के। जबकि रोटेशनल डायनेमिक्स आते हैं, ग्रेविटेशन से आते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स से आते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स से आते ही आते हैं। तो चैप्टर का इंपोर्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। और ये चैप्टर को बढ़िया से समझने के लिए लेट मी मेक सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। थोड़ा कीवर्ड्स में आपको बताऊंगा। तो हरदम सिर्फ स्कूल को टारगेट करके पढ़ाई मत करो। स्कूल वाले हमारे तो यहाँ स्कूल वाले ही हमें बर्बाद करके रख देते हैं, ना पढ़ाते हैं ना डालते हैं एग्जाम में, बच्चे छोड़ देते हैं। और कैसे कैसे करके पता चल गया कि आपका स्कूल एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स नहीं आएगा? विल यू रीड? नो। लेकिन स्कूल के लिए थोड़ी हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम +2 क्यों पढ़ रहे हैं? क्या +2 पास करने के लिए? क्या जहाज बना है पानी में तैरने के लिए? नहीं, चलने के लिए, लेके कहीं जाना है। +2 पास करके करेंगे क्या? उस नॉलेज की बैकग्राउंड बेसिस पे और आगे बढ़ेंगे। +2 तो हमारे लिए एक सीढ़ी है, उसको पास करना जरूरी है, लेकिन ये हमारे साथ नहीं जाएगा। आपका +2 में कुछ भी मार्क आया, कितना मार्क आया, कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला आगे। +2 पढ़ने के बाद आप क्या किए, किस प्रोफेशनल लाइन में गए, दैट विल डिसाइड योर करियर। तो इसलिए स्कूल को अहमियत देना है, लेकिन स्कूल जैसे चाहता है ऐसे करेंगे कोई जरूरी नहीं, उसे काफ़ी ज़्यादा करना है, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज़ों को पढ़ लो। यहाँ पर जो चीज़ें हम समझेंगे वो सारा चीज़ आपको ज़रूरत में आएगा आगे आगे एंट्रेंस के लिए भी। तो चलिए पहला टर्म देखते हैं, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। कुछ नोमेनक्लेचर्स देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट गैसेस। पूरा का पूरा चैप्टर में गैस के बारे में ही पढ़ेंगे। The heat energy supplied to a gas will help you to convert that into dynamic mechanical energy। क्योंकि गैस को जब हम हीट दे देते हैं वो एक्सपांड करता है। एक्सपांड करेगा तो बगल में कोई चीज़ होगा तो ढकेल के ले जाएगा, सिंपल सा चीज़ है। सो हीट एनर्जी जो दिए वो कुछ वार कर लिया, इसे सिंपल से इसे समझ लो। तो वी आर डीलिंग विद गैसेस। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? इसको हम लोग F से डिनोट करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस molecule is defined as the number of independent kinetic energies possessed by it डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस का मतलब हुआ इसके पास कितने टू इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी है। अगेन दैट इज अनदर कंफ्यूजिंग थिंग। इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है?
two kinetic energy can be called independent if either of them can be changed without affecting other. ठीक है, इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी किसको कहेंगे? अगर दो काइनेटिक एनर्जी में से किसी एक को हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। जैसे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक स्फीयर है और ये स्फीयर मान लो रोल करते हुए आगे जा रहा है। अब ये रोल करते हुए जा रहा है तो उसके पास कुछ लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं शार्पली एट दिस पॉइंट इसके ऊपर एक धक्का देता हूँ इस पॉइंट में, suppose I kick it at this point by giving a force or an impulse, this force will not produce any torque about this point, so the angular velocity will not change, लेकिन velocity बदल जाएगा, मतलब linear kinetic energy बदल गया without affecting the rotational kinetic energy। तो this linear kinetic energy and this rotational kinetic energy are two independent kinetic energies। ऐसे कितने ठो independent kinetic energy है वो पता करना है, that is called degree of freedom। कितने ठो है? सपोज हम कहेंगे कोई एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी। थोड़ा समझो, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे लेकिन आपको जरूरत पड़ेगा, थोड़ा समझ लो। मान लो कि ये कोई पार्टिकल v वेलोसिटी में जा रहा है और मान लो कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो पार्टिकल है उसका एक x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और एक y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये है vy, ये है vx। कोई पूछेगा ये पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना है, आप कहोगे हाफ mv स्क्वायर। दैट हाफ mv स्क्वायर कैन बी फर्दर रिटन एज हाफ mvx का स्क्वायर प्लस हाफ mvy का स्क्वायर, है कि नहीं? क्योंकि v स्क्वायर इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अभी अगर ये पार्टिकल के ऊपर मैं y डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाता हूं तो vy विल बी अफेक्टेड, नॉट vx। x डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाऊंगा तो vx विल बी अफेक्टेड, नॉट vy। मतलब इन दोनों को मैं इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकता हूं। समझ में आया क्या? मतलब हम कहेंगे ये पार्टिकल के पास दो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इट हैज गॉट टू इंडिपेंडेंट लीनियर काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली इमेजिन करो 3 डायमेंशन में x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो कितना ठो इंडिपेंडेंट लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो सकता है? 3। तो कोई बॉडी के पास 3 इंडिपेंडेंट लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। 3 किस्म की काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे। सिमिलरली सोचो अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? मान लो कि कोई बॉडी घूम रहा है, ऐसे अगर घूम रहा है यू नो द डायरेक्शन इज अलोंग x एक्सिस, है कि नहीं? और अगर वो ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन इज अलोंग दिस एक्सिस, और सिमिलरली अगर ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन इज अलोंग z एक्सिस, ऐसे करके होता है। अभी कोई बॉडी तीनों रोटेशन रख सकता है। जैसे हम बात करें सपोज कोई एक ग्लोब है, टॉय ग्लोब, जो बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये कोई एक ग्लोब है, अब यहाँ पर टॉय ग्लोब है, ये ऐसे फंसा हुआ है। अब ये ग्लोब ऐसे घूम रहा है, साथ साथ मान लो ये दंडी ऐसे घूम रहा है, साथ साथ मान लो इसको पकड़ के आप घुमा रहे हो, तो ढेर सारे काइनेटिक एनर्जी हो गया कि नहीं? आप घुमा रहे हो इसलिए काइनेटिक एनर्जी है, ये घूम रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी है, ये घूम रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी है। नहीं, देयर आर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे लीनियर काइनेटिक एनर्जी हुए 3, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 3 होंगे, x डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए, z डायरेक्शन के लिए। नहीं, कोई अगर आपको पूछेगा बताओ एक फुटबॉल को हवा में उछाल दिया गया, हाउ मेनी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? आपको इसके पास कितनी किस्म की काइनेटिक एनर्जी हो सकता है? हो सकता है कि ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे रोटेशन के लिए हो रहा है, स्पिन करते हुए जा रहा है उसके लिए हो सकता है। नहीं, इसका मतलब इसके पास 3 ठो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगा, 3 ठो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। और बोलते बोलते एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दिया आपको, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन इनटू एयर व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? 6। 3 ठो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, 3 ठो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये अक्सर लोग पूछ लेते हैं, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं गैस के बारे में।
सोचो कि कोई एक मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल मतलब सिंगल एक एटम है, हीलियम, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, अकेला अकेला जीता है, बैचलर है। अब ये जो है मॉलिक्यूल, इसका क्या हो सकता है बताओ? इट कैन हैव 3 लीनियर काइनेटिक एनर्जीज, मूव करेगा तो 3 लीनियर काइनेटिक एनर्जी आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, और अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या ये अगर इस एक्सिस में ऐसे घूमेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंड दैट मॉलिक्यूल इज सो स्मॉल कि अबाउट दिस एक्सिस दिस कैन बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट मास, एंड इफ इट इज ए पॉइंट मास व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन द एक्सिस? मास इज ऑन द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 0। तो इसका एक्स एक्सिस में कहो या वाई एक्सिस में कहो या जेड एक्सिस में कहो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। तो आप कहोगे इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बट एज कंपेयर टू द लीनियर काइनेटिक एनर्जी इट इज नेग्लिजिबल स्मॉल, यू कैन इग्नोर इट। आप कहोगे इसके पास सिर्फ 3 लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल? 3, F = 3। सोचो हम बात करें कि कोई डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का, से ये हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, उनके बीच में कोई बॉन्ड है, 3 लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो होना ही है, वो तो हो गया। अब अगर मैं इसको इस एक्सिस में घुमाता हूं तो इसके चलते नाउ द मासेस आर नॉट ऑन द एक्सिस, तो घूमेगा तो उसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज आई इज नॉट 0। और अगर इसको मैं ऐसा मेरा पेन जैसा एक्सिस में घुमाता हूं, मतलब ऐसे घुमाता हूं, पेन इज द एक्सिस, तब भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। लेकिन अगर इस एक्सिस में घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0, द मासेस आर ऑन द एक्सिस। तो कितने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है इसके साथ? 2। लीनियर काइनेटिक एनर्जी 3, मतलब कोई डाइएटमिक गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 5। समझ में आ रहा ना? तो इसका मतलब हुआ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डिपेंड करता है एटॉमिसिटी और स्ट्रक्चर ऑफ गैस के ऊपर। समझ में आया? तो हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे इसको कंटिन्यू करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम of a gas depends on structure of gas and atomicity। एक मॉलिक्यूल में कितने ठो एटम है, समझ में? और it is given by F = 3a - r। ठीक है, इसमें a क्या है? a इज नंबर ऑफ एटम्स, r क्या है? नंबर ऑफ रिलेशंस। वो एटम किसके किसके साथ रिलेशन रख रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाउ यू विल यूज इट? सपोज देयर इज ए हीलियम गैस मॉलिक्यूल, तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ एटम इज 1, है कि नहीं? अच्छा, ये 1 हो गया, ये किसके साथ क्या रिलेशन रखता है? कोई रिलेशन नहीं रखता है। तो इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 3 × a - 0 = 3। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आप कहोगे इट इज डाइएटॉमिक 1, और ये डाइएटॉमिक 1 का A क्या हो जाएगा? देयर आर 2 एटम्स एंड हाउ मेनी रिलेशंस? इन दोनों के बीच में एक ही रिलेशन है, R इज 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 3 × 2 - 1 = 5। सपोज हम कहेंगे कोई ट्राइएटॉमिक लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ट्राइएटॉमिक है और लीनियर स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ट्राइएटॉमिक लीनियर स्ट्रक्चर है। तो आप कहोगे कि A = कितना है? A = 3 है, और कितनी रिलेशन रखता है? 1, 2। तो आप कहोगे ये 2 है ना? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 3 × 3 - 2 = 7। तो ये हो गया तरीका, एंड यूजिंग दिस मेथड मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। सिंपल गैसेस का, आइडियल गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको आगे आगे चैप्टर में क्या जरूरत पड़ेगा, जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, निकालने की जरूरत नहीं। मोनोएटॉमिक का क्या होता है, डाइएटॉमिक का क्या होता है। मोनोएटॉमिक का क्या होता है? 3, डाइएटॉमिक का होता है 5। इतना याद रखो, आपका पूरा चैप्टर निकल जाएगा, ट्राइएटॉमिक तक जाएगा नहीं। समझ में आया?
डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आया। नाउ नोट पॉइंट नंबर 2, मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोग C से डिनोट करेंगे। क्या मतलब है इसका? हम लोग सिर्फ नोमेनक्लेचर देखेंगे, आपकी पूरा क्लास नोमेनक्लेचर देखने में निकल जाएगा, फिर वो सब वर्ड को यूज करेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स की चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to reach the temperature of 1 mole of a gas by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। समझ में? सपोज हम कहेंगे हियर इज 1 मोल ऑफ ए गैस, उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपने जो हीट दिया वो डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade। तो डेल्टा क्यू क्या है? C है, that is called molar specific heat। अगर 1 मोल की जगह 2 मोल होता तो 2C होता, 3 मोल होता तो 3C होता, n मोल होता तो ये क्या हो जाता? डेल्टा क्यू would have been something like NC। अच्छा, n मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो है NC। n मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए NC इंटू 2, डेल्टा T बढ़ाने के लिए NC इंटू डेल्टा T। समझ में आया क्या? सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल ऑफ गैस बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा Q। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे यहां पर? द अमाउंट ऑफ heat required to raise temperature of n mole of gas by delta T is given by delta Q। the amount of heat is NC delta T calorie। हीट है तो कैलोरी लिखेंगे, डेल्टा क्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। इतना हीट अगर दे देंगे तो टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ जाएगा। किसका? n मोल ऑफ गैस का। तो इससे पता ये चला कि जो C है वो C क्या है? इट इज डेल्टा क्यू बाई n डेल्टा टी। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया सामने। आगे आगे हम लोग डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे, वो पूछेंगे फलाना प्रोसेस में बताओ C का वैल्यू कितना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा क्यू बाई n डेल्टा टी। समझ में? यूनिट क्या हो गया इसमें? यूनिट हो गया कैलोरी पर मोल केल्विन। व्हेन इट इज चेंज इन टेम्परेचर, आप केल्विन लिखो या डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वी राइट केल्विन, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में सेंटीग्रेड वाला स्केल कहीं भी यूज नहीं होता है, सेल्सियस स्केल वाला हर जगह एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज होगा। ध्यान रखना, जब भी इस चैप्टर में आप घुसोगे याद करो कि टेम्परेचर को एब्सोल्यूट स्केल में सोचना है। समझ में? क्योंकि जो PV इक्वल nRT है आपका यूनिवर्सल गैसिफिकेशन, उसमें T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, तो यहीं से सब शुरू होता है। तो जहां भी टेम्परेचर आएगा तो आप उसको एब्सोल्यूट स्केल में कहेंगे। टेम्परेचर अगर सेल्सियस स्केल में दिया है 10 डिग्री तो आप एब्सोल्यूट स्केल में कितना कहते हो? 10 + 273 दैट इज 283। अगर चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया है 10 डिग्री तो एब्सोल्यूट स्केल में चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? सेम 10 डिग्री। ये याद रखना, ये गड़बड़ मत कर देना, ठीक है? तो C का वैल्यू हमें समझ में आया। अच्छा, तो ये C किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कैसा गैस है, टाइप ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं? क्योंकि जब आप हीट देते हो वो गैस के पास अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब कितनी किस्म की वो एनर्जी रख सकता है। जैसे आपके पूरा ड्रेस में कितने ठो पॉकेट है, शर्ट में 2 है, पैंट में 2 है, घुटने के पास 1 है, पीछे 1 है, तो दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कितने पॉकेट में आप पैसा रख सकते हो।
नहीं। और अगर आपको पैसा मिलेगा और कहीं भीड़ भाड़ में जाना है जहाँ चोरी होने का डर है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल नॉट कीप ऑल द मनी इन द वन पॉकेट, यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट। नहीं, सारे पॉकेट में थोड़े थोड़े किस पिक पॉकेटिंग हो गया भी तो बाकी पैसा बच गया हमारा, है कि नहीं। तो वैसे ही होता है, जब किसी गैस को हम एनर्जी देते हैं वो सारा का सारा एनर्जी को सारा डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली शेयर कर लेता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जो एनर्जी हम दे रहे हैं गैस को, क्या कर रहा है, डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम में बांट के ले रहा है। समझ में आ रहा ना। तो कितना हीट देने से उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड नॉट ओनली दैट, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। हम जानते हैं कि कोई गैस को अगर हम कंप्रेस करते हैं, साइकिल पंप देते वक्त तो देखे होगे वो सिलेंडर गर्म हो जाता है। अगर गैस को कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, एक्सपांड करते हैं तो टेम्परेचर घट जाता है कि नहीं। एक्सपांड करने से टेम्परेचर घट जाता है। कभी आप नोटिस कियो कि नहीं कियो? कार बंद करके अगर आप गाड़ी चलाओगे, उसमें फॉग बैठ जाता है ना, क्या होता है, अंदर का एयर कार का वेलोसिटी से जा रहा है। हाई वेलोसिटी मतलब लो प्रेशर, लो प्रेशर मतलब टेम्परेचर भी लो हो गया अंदर, है कि नहीं। तो टेम्परेचर लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर मॉइस्चर बढ़ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, खिड़की खोल देते हैं तो मॉइस्चर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि अंदर का वो बाहर का हवा अंदर आएगा और खलबली बैठाएगा, जो अंदर का वेलोसिटी ज्यादा था वो बदल जाएगा, क्योंकि हवा निकल रहा है, ड्राई हो जाता है वो। बात समझ में आ रहा ना। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सपोज कोई गैस को हम पकड़ के रखे हैं, कितना हीट देने से इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, यू गेट सर्टेन वैल्यू, इतना हीट दे दो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। मान लो वो गैस को आप कंप्रेस कर रहे थे, अब कितना हीट देने से टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। अब कहोगे कि कंप्रेस करने के कारण टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रहा था, अब थोड़ा सा हीट दे दो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अगर गैस एक्सपांड हो रहा था, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो थोड़ा ज्यादा हीट देना पड़ेगा, क्योंकि वो ठंडा हो रहा था। समझ में आ रहा है। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि गैस का स्टेटस क्या था, व्हाट वाज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आगे पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो सी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ गैस और नेचर ऑफ गैस एंड द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग हीटिंग। समझ में आया क्या? हाँ, तो क्या लिखेंगे, सी डिपेंड्स ऑन the nature of gas and thermodynamic process involved। मतलब एक्सपांड कर रहे थे कि कंप्रेस कर रहे थे कि क्या कर रहे थे। सी किसके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस के लिए। सी किसके ऊपर, मोलार स्पेसिफिक हीट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज हम गैस को गर्म कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यू आर नॉट अलाउइंग द गैस टू एक्सपैंड नॉट टू कंट्रैक्ट। तो जो हीट देंगे तो उसको क्या कहेंगे, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग सीवी से डिनोट करते हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर में हम हीट दे रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, तो हम कहेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आया क्या? तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cp एंड Cv आर मोलार स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर and constant volume respectively। कोई पूछेगा व्हाट यू मीन बाय सीपी, तो सी वाला डेफिनेशन को पूरा छाप दो, लिखो एट कांस्टेंट प्रेशर। सी वाला डेफिनेशन क्या था, व्हाट इज सीपी, कोई पूछेगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade at constant pressure। काम खत्म। CV क्या है, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade at constant volume। समझ में आ गया ना। तो ऐसे करके आप CP और CV को डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया, मोलार स्पेसिफिक हीट समझ में आ गया है ना। ठीक है, अब ये CP और CV में से
चीजों को थोड़ा समझेंगे। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। सपोज हमें किसी एक गैस को कुछ हीट देना है, हमें ये पहले चीज में ये एनालिसिस करना चाहता हूं कि Cp ज्यादा है कि Cv ज्यादा है। ठीक है, तो चलो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम ऐसा एक सिलेंडर लेते हैं, ध्यान से देखो, ऐसा एक सिलेंडर ले लिए और इसमें कुछ गैस ले लिया गया और इसमें क्या है कि एक पिस्टन है, ये पिस्टन फ्लोट कर रहा है, बंधा नहीं है किससे, लेकिन गिर नहीं रहा है। कैसे गिरेगा? क्योंकि जब ये गिर रहा है तो अंदर का एयर कंप्रेस हो जाता है, अंदर का एयर कंप्रेस हो गया तो अंदर से प्रेशर आएगा, उस प्रेशर के चलते इसके ऊपर एक फोर्स आएगा। अगर वो फोर्स mg को काउंटर कर दिया तो लटका रहेगा ये। आर यू गेटिंग? सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए केस ऑफ ए फ्लोटिंग पिस्टन इन ए वर्टिकल सिलेंडर। चलिए, एक वर्टिकल सिलेंडर में हमने क्या किया, एक फ्लोटिंग पिस्टन अरेंजमेंट ले लिया। चलो अब क्या करते हैं, हम इसको जो पिस्टन था इसको कोई नॉट बोल्ट लगा के फिट कर दिए, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता। समझ में आया? नाउ इफ यू सप्लाई हीट टू दिस, मान लो कि इसका वैल्यू n है, नंबर ऑफ मोल्स इज n, डेल्टा Q हीट दिए और उसका टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा T। कितना बढ़ गया? डेल्टा T। तो आप क्या कहोगे, जो डेल्टा Q है वो क्या है? इट इज द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of n mole of gas by delta T at constant volume, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो डेल्टा Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? n Cv डेल्टा T होगा कि नहीं? क्योंकि हम वॉल्यूम को डिफरेंट बदलने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। समझ में? तो द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड यू कॉल इट डेल्टा Q1। सो डेल्टा Q1 इज NCV डेल्टा T। लेट अस रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन। अभी मैं सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं यहां से ये कील को निकाल दिया हूं। अभी अगर मैं इसको हीट सप्लाई करता हूं, क्योंकि इसको टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये एक्सपांड करेगा और ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। सपोज मैं इसको स्लोली हीट करता हूं, स्लो हीटिंग दो किस्म के हो सकते हैं, उसके अंदर बारूद डालो, आग लगा तो बम करेगा, एक साथ बहुत सारा हीट आ गया, या फिर किसी कैंडल लगा के धीरे धीरे गर्म कर रहे हो। दोनों में थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस बदल जाएंगे। जब आप धीरे धीरे गर्म करोगे, ये धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे एक्सपांड करेगा, तो ये जो आपका पिस्टन है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगा। धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन जीरो, नहीं तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। एक्सीलरेशन जीरो है, तो फ्रीबॉडी डायग्राम के बारे में सोचो। फोर्स आ रहा है mg नीचे की तरफ, ये अंदर से फोर्स आ रहा है p इंटू ए, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो pa मस्ट बी इक्वल टू mg। नहीं, pa इज इक्वल टू mg हो गया, तो आपको क्या मिल गया? pa इज इक्वल टू mg, मतलब अंदर का प्रेशर कितना है? mg बाई a। ये एक्सपांड कर रहा है, फिर भी प्रेशर कांस्टेंट है। अगर मैं इसको सडन हीटिंग करता, बहुत ज्यादा हीट एक साथ दे देता, भुप करके निकल जाता ऊपर, जैसे ऊपर जाता तो एक्सीलरेट करता, तो mg के साथ साथ एक ma भी होता नीचे की तरफ, शूडो फोर्स, तो प्रेशर mg बाई a से ज्यादा होता कि नहीं होता? Then the process would not be a constant pressure process. But when you are slowly heating a vertical cylinder with a floating piston, the thermodynamic process involved is a constant pressure process. समझ में? अब आपने क्या किया? डेल्टा Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिया, स्लो हीटिंग किया, ये धीरे धीरे ऊपर गया, और जो हीट दिए वो हीट क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या कहोगे? डेल्टा Q2 को कितना कहोगे? इट इज NC डेल्टा T, लेकिन C की जगह क्या कहेंगे? CP, बिकॉज इट इज हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। इन जनरल होता है NC डेल्टा T, बट एज द प्रेशर इज कांस्टेंट यू से NCP डेल्टा T। अब हमें सोचना है कि डेल्टा Q1 ज्यादा है कि डेल्टा Q2 ज्यादा है। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आता ही है। ये जो है गैस, इसको जो हीट दिए वो सारा अपने डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूट करके ले लिया, क्योंकि टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ गया। इसका भी तो टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ा है, मतलब ये यहाँ पर सिर्फ गैस गर्म हुआ,
यहाँ पर भी गैस गर्म हुआ, साथ साथ ये जो आपका पिस्टन है ये भी तो ऊपर चढ़ा, इट गेन्स सम पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जो हीट दिए वो इसका टेम्परेचर को बढ़ाया, साथ साथ इसका पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया। यहाँ पर जो हीट दिए वो सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाया, है कि नहीं? तो डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 में से बड़ा कौन हुआ, छोटा कौन हुआ? डेल्टा Q2 इज मोर। अगर डेल्टा Q2 डेल्टा Q1 से बड़ा है मतलब दिस होल थिंग इज मोर देन NCV डेल्टा T। उससे क्या पता चला? CP इज मोर और CV इज मोर, CP इज मोर। समझ में आया? तो CP इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज मोर देन CV। इतना सारा समझाने के लिए थोड़ा सा चीज मुझे लिखना पड़ा। Always CP is more than CV। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा वो भी निकालेंगे, वो भी हम प्रूव करेंगे। कितना ज्यादा है वो भी देख लेंगे हम लोग। CP is more than CV। When we shall learn about first law of thermodynamics, तब मैं प्रूफ कर दूंगा कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आपको भी कैसा हुआ? हाँ, इसका प्रूफ है। पुराने जमाने में स्कूल वाले बहुत बार बार पूछते थे, प्रूफ में बताऊंगा आपको। दो तरीका है, अभी बताएंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि यू डोंट नो अबाउट थर्मोडायनेमिक्स अदर पार्ट्स, और दूसरे पार्ट को जानने के बाद समझाने में और आसान होता है, तो जल्दी से बन जाता है। ठीक है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू कितना है? इट इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ऐसे लेंगे, 2.01 होता है, हम लोग 2 लेते हैं। R का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन ले लेंगे। CP का जो यूनिट है CV का भी वही यूनिट है, R का भी वही यूनिट है। समझ में आया? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। दूसरा रिलेशन क्या हुआ? There is a term called gamma, called specific heat ratio। ये क्या होता है? This is given by CP by CV। तो बताओ गामा का वैल्यू मोर देन 1 है कि लेस देन 1 है? एक रेशियो है, इसको टर्म डिफाइन करते हैं, CP और CV के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या हो गया? CP by CV, CP is more than CV, so this quantity is always more than 1। समझ में आ रहा है? CP एंड CV अगर पता चल गया तो आप गामा पता कर सकते हो। इंटरेस्टिंगली गामा इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। सारा चीज को बताना मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्कूल वाले एनकरेज नहीं करते हैं यार, यहाँ पर तुम लोग बोर हो जाते हो एक्स्ट्रा जानने में। CP इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, sorry, gamma is related to degree of freedom by gamma is equal to 1 plus 2 by F। ऐसे करके याद रखना। ठीक है? कैसे हुआ पूछोगे, मैं बताऊंगा, पूरा एक क्लास जाएगा। You have to go for entire kinetic theory of gases and how it is happening। समझ में आया? स्कूल वाले भी नहीं पूछते तो तुम क्यों पूछोगे? और प्रूफ की तो जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूला की जरूरत है एंट्रांस के लिए। समझ में आया? सो गामा इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय द रिलेशन 1 plus 2 by F। तीसरा, अभी अभी हमें समझ में आया कि CP by CV इज इक्वल टू गामा एंड CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब यही चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, CP by CV माइनस 1 इज इक्वल टू R by CV। दोनों तरफ CV डिवाइड कर दिया, इसका मतलब हुआ गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R by CV। इसका मतलब हुआ CV इज इक्वल टू R by गामा माइनस 1। और CP by CV होता है गामा, तो CP क्या हो गया? गामा CV। CP इज इक्वल टू गामा टाइम्स CV, सो इट इज गामा R by गामा माइनस 1। देखो क्या इंटरेस्टिंग रिलेशन है। कोई भी गैस स्ट्रक्चर के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आता है यूजिंग द फॉर्मूला 3a माइनस R। F मिल गया तो वहां से हम गामा पता कर सकते हैं 1 plus 2 by F।
गामा मिल गया, वहां से उस गैस का Cp और Cv भी निकाल सकते हैं क्योंकि R हमें मालूम है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सपोज हम निकालना चाहेंगे, कोई पूछेगा हमको कि बताओ फाइंड Cp एंड Cv फॉर हाइड्रोजन। सोचो हाइड्रोजन के लिए Cp और Cv क्या होता है, ऐसे करके अगर कोई पूछा तो पहला स्टेप है, पहले पता करो कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डाइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है तो आप कहोगे A is 2, R is 1, क्योंकि हो जी 1 रिलेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3A माइनस R इज 5। आपको ये याद रखना है। कैसे हुआ कोई नहीं पूछेगा, सिंपली पूछेंगे कितना है तो बोल देना 5। समझ में? F मिल गया, क्या यहां से हमें गामा मिल सकता है? यस, 1 प्लस 2 बाई F, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 बाई 5, ये हो गया 7 बाई 5। कोई बताएगा गामा का यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी यूनिट फॉर गामा? फिर Cp का जो यूनिट है Cv का भी तो यूनिट है, इससे रेशियो नो यूनिट, इट्स ए यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ में आ रहा ना? अच्छा, तो ये 7 बाई 5 हो गया। अभी मुझे निकालना है Cv, फॉर्मूला है R बाई गामा माइनस 1। R का वैल्यू मालूम है, 7 बाई 5 माइनस 1 हो गया 2 बाई 5, सो इट इज 5R बाई 2। और हमें निकालना है Cp, तो आप कहोगे इट इज गामा R बाई गामा माइनस 1, दैट इज 7R बाई 2। और Cp माइनस Cv R होता है, वहां से भी निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आया? इतना सारा चीज देखने के बाद क्या आप मुझे बता सकते हो? जो बता देगा वो ध्यान से सुन रहा है सारा चीज। अब पहला मौका लड़कियों को दिया जाता है, मोदी जी भी कहते हैं लड़की पढ़ाओ, लड़की बढ़ाओ, लड़की बचाओ। पढ़े नहीं पढ़े तो मार के भगाओ, ठीक है? लड़कियां पहले बताएंगी हाइड्रोजन के लिए Cp ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन के लिए Cp ज्यादा होगा? सोच के बताओ। हाइड्रोजन के लिए Cp ज्यादा है कि ऑक्सीजन के लिए Cp ज्यादा है? जोर से बोलो। हाँ, दो उसको माइक्रोफोन दो। 2-4 तो पेन खाया होगा। हाँ सर, सेम होगा। सेम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, स्ट्रक्चर तो वही होगा, है कि नहीं? स्ट्रक्चर ही है, डाइएटॉमिक है। तो सारे डाइएटॉमिक गैसेस के लिए Cp बराबर, सारे मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए Cp बराबर, ठीक है ना? क्या आप मुझे तुरंत बता सकते हो व्हाट इज Cp एंड Cv फॉर फाइंड Cp एंड Cv फॉर आर्गन? चलिए, आर्गन के लिए फटाफट आपको बताना है। हाउ टू स्टार्ट? पहले निकालना है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर क्या निकालना है? गामा, फिर क्या निकालना है? Cv नहीं, F is 3A minus R, gamma is 1 plus 2 by F, Cv is R by gamma minus 1, और फिर निकल जाएगा Cp। Cp is Cv plus R। समझ में आया क्या? तो बोलो बेटा, कितना आया? 5/2। R का वैल्यू डाल दिया क्या? 5R/2। यस सर, 5R। और ये हो गया 5R/2 हुआ Cp, और Cv कितना हुआ? 3R/2 हुआ। अरे भाई 5R/2 माइनस R, Cp माइनस Cv R होता है ना? 5R/2 से R माइनस कर दो तो 3R/2। समझ में आया क्या? सपोज कोई एक अननोन गैस के लिए Cp का वैल्यू है 11.3 कैलोरी पर मोल केल्विन फॉर ए अननोन गैस। गैस कौन सा है मालूम नहीं है। 11.3 कैलोरी पर मोल केल्विन। उसी गैस के लिए Cv कितना होगा? Cv Cp से कम होता है, तो ये था 11.3, तो उससे R कम कर दो। R का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन है, 2 कम कर दिया तो हो जाएगा 9.3 मोल केल्विन। कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं है। Cp दिया है, Cv निकल जाएगा, क्योंकि Cp माइनस Cv तो R है।
समझ में आया? अगर सीपी दिया होगा, गामा पूछेगा तब भी निकाल सकते, सीपी दिया है सीवी निकाल दो, सीपी बाई सीवी करके गामा निकाल दो, या फिर सीपी का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, गामा आर बाई गामा माइनस 1। समझ में आया क्या? तो ऐसे करके हम कोई भी गैस का निकाल सकते हैं, सीपी और सीवी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर लगे हाथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा कि मोस्टली एयर में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है एयर में, तो एयर को डाइएटॉमिक माना जाता है। आप याद रखो कि फॉर एयर, एयर क्या है? डाइएटॉमिक। क्या है उसका? उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5, गामा हो जाएगा 7/5, सीपी हो गया 7r/2 और सीवी हो गया 5r/2। तो ये याद रखना, एयर के लिए डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये डाटा आपको दिया नहीं रहेगा। समझ में आया क्या? एफ, गामा, सीपी एंड सीवी एयर के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आया सीपी क्या है, सीवी क्या है? बस एक चीज यहाँ पे स्किप कर दिया गया, वो ये है हाउ सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर हुआ, है ना? वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको करते हैं। नेक्स्ट, तो हम लोग अभी मोलार स्पेसिफिक हीट देख ली। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आप देखोगे एट एवरी टेम्परेचर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ एवरी सब्सटेंस इज अंडर सम वाइब्रेटरी मोशन, because of that vibration it has got some kinetic energy। समझ में आया? and because of the intermolecular force there is some potential energy। देखो, जब तक ये अर्थ है और कोई चीज इसके इर्द गिर्द कोई चिड़िया उड़ रही है सामने, तो चिड़िया का कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं? अगर ये चिड़िया उड़ते उड़ते आज से बहुत दूर चला गया तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? 0। समझ में आ रहा ना? मतलब जब कोई इंटरेक्टिव फोर्स नहीं रहता है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? 0। और जब तक इंटरेक्टिव एनर्जी था दी पोटेंशियल एनर्जी वाज नेगेटिव, इसलिए बांध के रखा था इसके साथ, ऑल बाइंडिंग एनर्जीज आर नेगेटिव। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू अदर टॉपिक अगेन। तो गैसेस के केस में गैस मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन तो है नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, मतलब उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलरेडी मैक्सिमम में है। अब उसको एक्सपांड करो या कंप्रेस करो, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज एज लॉन्ग एज द गैस इज नॉट चेंजिंग इट्स स्टेट। अगर गैस को कंप्रेस करके लिक्विड कर दिए तो बात अलग है, लिक्विड को सॉलिड कर दिए तो बात अलग है, फोर्स आ जाएगा। लेकिन अभी गैसेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी एट मैक्सिमम वैल्यू है। कितना है? नो वन नोज, नो वन नोज, बिकॉज यू डोंट नो द इंटरेक्टिव फोर्स। गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास से गुजरते रहते कि नहीं? तो बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो फोर्स का एक्सप्रेशन, ये तो ग्रेविटी के केस में सिंपल था, वहां पर तो फोर्सेस बड़े टिपिकल और पिकुलियर होते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जानना मुश्किल है। ठीक है, तो जो गैस मॉलिक्यूल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि एट एवरी टेम्परेचर दे आर अंडर वाइब्रेटरी मोशन और मूविंग, सो दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स दे आर हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, and the total sum of kinetic energy and potential energy is called internal energy of the gas। समझ में? It is called the internal energy of the gas। और इसमें क्योंकि potential energy is not measurable, आप कहोगे internal energy is not a measurable quantity। तो इतना सारा जो मैं बक किया उसमें से याद रखने वाली एक ही स्टेटमेंट हुआ जो एग्जाम में आता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड, ऐसे करके लिखा रहेगा। उतना ही याद रखना है, लेकिन क्यों मैं बताया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द टोटल सम ऑफ all kinetic energy and potential energy of all molecules of a system is called internal energy।
of system. समझ में आया? As the intermolecular force changes, as the intermolecular force changes with distance between the molecules, changes with distance between molecules, as the intermolecular force changes with distance between the molecules, therefore and gas molecules are in random motion, फोर्स बदल रहा है डिस्टेंस के हिसाब से, और मॉलिक्यूल्स मूव करे, कोई पास जा रहा है, कोई दूर जा रहा है, कोई फिक्स डिस्टेंस है क्या? गैस मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है। तो एज द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, therefore potential energy of the system, therefore potential energy of molecules cannot be measured, cannot be measured. Thus, internal energy is not a measurable quantity. Internal energy is not a measurable quantity. Is not measurable. सीधा लिख देते हैं, is not measurable. ये हो गया एक important 1 mark क्वेश्चन. Can you measure internal energy of a gas? No. लेकिन उसमें है, हाँ है, मेजर नहीं कर सकते, नहीं. तो इंटरनल एनर्जी क्या हुआ? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. थोड़ा अगर और एक स्टेप अंदर जाएंगे, ये जस्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास. सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का, मान लो कि कोई डिब्बे में गैस है और वो डिब्बा को हमने मूव करवा दिया, तो आप कहोगे डिब्बा मूव कर रहा है तो उसके अंदर के सारे मास मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया. तो आप कहोगे इंटरनल एनर्जी बढ़ गया. नो 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 नो, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा. The gas molecules का velocity with respect to the center of mass is remaining same. तो अब सेंटर मास मूव करने लगा है, अकॉर्डिंगली सारे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी भी बढ़ने लगा है, बट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वही रहता है, वो बदलता नहीं है. तो आप कहोगे by merely moving a gas cylinder the kinetic energy of the cylinder increases but internal energy does not change. समझ में आ रहा है? तो फिर उसके अंदर जाएंगे तो फिर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है IIT JEE में. अगर एक कंटेनर ऑफ गैस is moved with some velocity, internal energy of the system will increase or decrease. बच्चे बोले अरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा. इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगा. हम उतने गहराई तक नहीं जाते हैं, तुम लोग डर जाओगे. थोड़ा अपनी लेवल में करते हैं. नंबर सी. अब क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो मेजरेबल तो है नहीं, एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब सोचो कि कोई सॉलिड को जब हम हीट देते हैं, सॉलिड को जब हम हीट देते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज हुआ. तो जब यू सप्लाई हीट एनर्जी, यू सी द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड स्टार्ट वाइब्रेटिंग. एज दे एब्सॉर्ब मोर एंड मोर हीट, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज. और जब आप किसी बॉडी को आप छूते हो, उसके जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आपको स्ट्राइक करते हैं, वो पार्टिकल्स आपको कितने जोर से मार रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी मार रहे हैं, और कितने सारे पार्टिकल मार रहे हैं. द नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्राइकिंग, द फ्रीक्वेंसी विथ विच दे आर स्ट्राइकिंग, and the speed with which they are striking, they give you altogether the sensation of temperature, that is called degree of hotness or coldness. समझ में आया क्या? तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने लगेगा. यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है,
ये भी हिलने डुलने लगा है, ये भी हिलने डुलने लगा है। तो जब ये ऐसे हिल रहे होंगे, आप देखोगे पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये जब यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, उनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होने से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो गया तो और पकड़ नहीं पाएंगे, वो मोबाइल हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो अब अगर आप फर्दर हीट इसको दोगे तो दिस मॉलिक्यूल्स विल मूव और स्प्रेड अवे फ्रॉम ईच अदर। तो हम क्या कहेंगे, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और क्या हो रहा है, ये जो हीट आप दे रहे हो वो क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग को बदल रहा है। इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बदलेगा तो फोर्स है अट्रैक्टिव, स्पेसिंग बदलेगा तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा। सो जो हीट दे रहे हो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता है। कब, जब ये सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। इसलिए जो हीट देते हैं वो देने के बावजूद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, व्हेन यू सप्लाई हीट, आइस इज मेल्टिंग बट द टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन सेम। वो हीट जो अंदर जाके छुप जाता है उसको कहते हैं हिडन हीट और लेटेंट हीट। ठीक है, हीट दिए तो अंदर गया, वो छुप गया। तो क्या हुआ, आपने हीट दिया पहले किसी सॉलिड को, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, फिर क्या हुआ, वो मेल्ट कर गया। ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं बढ़ा। जब ये आइस वाटर बन गया, अब हीट दो, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे, वो गैस बन जाएंगे। तब फिर जब वो गैस बन रहे होंगे तब जो हीट दोगे दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जो भी हीट दोगे सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ेगा, क्योंकि गैस के बाद और क्या होने वाला है। Regarding there is a plasma state but this is not included in your syllabus। वो प्लाज्मा स्टेट मतलब क्या है, बहुत सारे वेरी एनर्जेटिक पार्टिकल्स अवेलेबल हो गए। तो हम बात करें कि जब सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, ड्यूरिंग द चेंज फेज ओनली देयर इज ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक बार गैस हुआ, जितना भी हीट दो सारा का सारा उसका काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी वो एक दूसरे से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलरेडी गायब हो चुका है। क्या बात समझ में आया। तो गैसेस के केस में हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। जब भी कोई हीट देते हैं तो क्या होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कैसे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो। टेम्परेचर बढ़ा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कोई पूछेगा समंदर में कितना पानी है, नहीं बता सकते। एक गिलास पानी निकाल दिया, अब कितना है अभी नहीं बता सकते, लेकिन कितना घट गया, एक गिलास। चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन बट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज आर नॉट नोन। इंटरनल एनर्जी इनिशियली कितना था मालूम नहीं है, कुछ हीट देने के बाद अब कितना है वो भी मालूम नहीं है, लेकिन कितना बदल गया वो मालूम है, जितना हीट हम दिए। समझ में आया क्या। अभी सोचो कि ये कोई एक गैस है और ये कोई एक रिजिड एनक्लोजर के अंदर है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, और मान लो कि इसमें n मोल्स ऑफ गैस है। आपने इसको डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया। तो हाउ यू विल कोरिलेट डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी, आप कहोगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। और सी क्या है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सी भी है। तो ये जो डेल्टा क्यू अब दिए गया का अंदर रह गया, अंदर चला गया ना, तो इसका अंदर का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया इंटरनल एनर्जी, यू से चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू। समझ में आया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू। So U cannot be measured, internal energy cannot be measured, but change in internal energy can be measured। और इंटरनल एनर्जी चेंज तब होता है जब गैस का टेम्परेचर बदलता है। खाली गैस के लिए, सॉलिड के लिए टेम्परेचर बिना बदले भी इंटरनल एनर्जी बदल सकता है कि नहीं। आइस को आपने कुछ हीट दे दिया, वो मेल्ट करने लगा, टेम्परेचर नहीं बदला, हीट तो ले लिया ना, उसका अंदर का एनर्जी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। सो इट इज नॉट फॉर लिक्विड और सॉलिड, इट इज ओनली फॉर गैसेस व्हाट आई एम टॉकिंग। In case of gases, internal energy cannot change without change in temperature। ये बार बार घुमा फिरा के स्टेटमेंट को लोग पूछते हैं। And with change in temperature, how internal energy can be measured? By the formula delta U is equal to NCV delta T। समझ में आया? ठीक है, तो क्या लिखेंगे अभी। However, change in internal energy can be measured from knowledge of change in temperature
डेल्टा यू, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी. डेल्टा टी इज नथिंग बट फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. अगर ये डेल्टा टी पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ गया तो आप कहोगे इंटरनल एनर्जी बढ़ गया. टेम्परेचर घट गया, इंटरनल एनर्जी घट गया. समझ में आया? सो डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव फॉर राइज इन टेम्परेचर, नेगेटिव फॉर फॉल ऑफ टेम्परेचर. क्या बात समझ में आया? ये जो डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, ये एक बड़ा ही निराला इक्वेशन है और ये थर्मोडायनेमिक्स का हर न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट जरूरत पड़ता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ गैस, इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. कुछ भी हो, डेल्टा यू इज ऑलवेज एनसीवी डेल्टा टी फॉर गैसेस. रिमेंबर, फॉर गैसेस. लिखा कि नहीं लिखा गैसेस बोल के? हाँ, ऑफ ए गैस. इट इज ओनली फॉर गैसेस. समझ में आया? तो जैसे A इज इक्वल टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. कौन से मोशन में? वर्टिकल मोशन में, लिनियर मोशन में, वेव मोशन में, सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, रोलिंग मोशन में, सारे मोशन में. तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला. कैसा भी चीज हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, यस. यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक वर्क. यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है केमिस्ट्री वालों के साथ. थर्मोडायनेमिक वर्क साइन कन्वेंशन में केमिस्ट्री वालों का केमिस्ट्री फिजिक्स वालों के साथ मैच नहीं करता. ठीक है, हम जिसको पॉजिटिव कहते हैं वो उसको नेगेटिव कहते हैं. वो वर्क बोलते हैं, हम लोग वर्डन बाई ए फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स बोलते हैं. वो बाई अगेंस्ट नहीं बोलते, वर्क कितना है बोल देते हैं. तो उनको फर्क पड़ता है. तो हमारे जो अभी हम डिफाइन करेंगे, इसमें वर्डन जब हम पॉजिटिव कहेंगे, केमिस्ट्री वाले उसको नेगेटिव कहेंगे. सो डोंट कंफ्यूज विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. ठीक है, फिजिक्स का फिजिक्स में रहने दो और केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में रहने दो. क्या लिखेंगे? थर्मोडायनामिक वर्क is said to be done by a thermodynamic work is said to be done by a gas or by a system. ठीक है, gas if it undergoes expansion or undergoes change in volume ठीक है. सोचो कि ये कोई एक सिलेंडर है. स्कूल वाले पूछते हैं व्हाट यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक वर्क, तो आपको समझना है चीजें. ये कोई एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और यहाँ पर कुछ गैसेस ऑलरेडी अवेलेबल है. दिस गैस मॉलिक्यूल्स आर हियर, दे आर एट सर्टेन प्रेशर. ये जो गैस मॉलिक्यूल कुछ प्रेशर में है, उस प्रेशर के चलते इन्होंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया. अगर ये पिस्टन का एरिया ए है तो फोर्स लगा प्रेशर इनटू एरिया, नहीं? तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये खाली प्रेशर, तो फोर्स यहाँ पे नहीं लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा, लेकिन ये सारे तो रिजिड है. इसके ऊपर लगा तो पता चला कि ये धीरे 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 चलते चलते ये कुछ दूर आगे आ गया. सो इट हैज मूव्ड से बाय ए डिस्टेंस डेल्टा एक्स. क्या कहोगे आप? वर्क इज डन बाय द गैस और अगेंस्ट द गैस? गैस पुश करके लिया है, बाय द गैस हुआ है. कितना वर्क हुआ है? यू से इट इज वर्डन फिजिक्स कहता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या है? P इंटू ए. ए क्या है? एरिया ऑफ दिस पिस्टन. समझ में आ रहा है? तो अगर P A है इंटू डेल्टा एक्स, तो आपका फिजिक्स कहता है कि वर्डन बाय द गैस इज P A डेल्टा एक्स. अगर ये पिस्टन को कोई जबरदस्ती अंदर ढकेल देता, वर्डन बाय द गैस क्या होता? नेगेटिव हो जाता. इट इज वर्डन अगेंस्ट द गैस, है कि नहीं?
अच्छा, अब ए हो गया एरिया, डेल्टा एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट. व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट, व्हाट इज दिस वॉल्यूम कमिंग आउट टू बी? एरिया इनटू डेल्टा एक्स. सो ए इनटू डेल्टा एक्स क्या है? पहले गैस का ये वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम इतना बढ़ गया है कि नहीं? तो आप कहोगे इट इज पी इनटू डेल्टा वी. सो थर्मोडायनेमिक वर्क इज सेड टू बी डन एंड द वर्क डन इज गिवन बाय पी इनटू डेल्टा वी. ऐसे करके कहते हैं. समझ में आया क्या? ठीक है. तो क्योंकि स्कूल वाले पूछते हैं तो लिखेंगे लेट द पिस्टन in figure is pushed by delta x. Work done by gas is equal to pressure into area into delta x. So it is P A delta x, that is equal to P delta V. Where delta V is change in volume. समझ में आया? चेंज इन वॉल्यूम. तो क्या पता चल गया? द वर्क डन इज गिवन बाय P डेल्टा V. डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम. अगर गैस एक्सपांड कर रहा है डेल्टा V तभी पी डेल्टा वी, कंप्रेस होगा तभी पी डेल्टा वी. लेकिन एक्सपांड करेगा तो वर्क डन क्या होना चाहिए? वर्क इज डन बाय द गैस और अगेंस्ट द गैस. जब वो एक्सपांड कर रहा है बाय द गैस तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन इज पॉजिटिव. सो पॉजिटिव फॉर एक्सपांशन एंड नेगेटिव फॉर कंट्रैक्शन. हाँ, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं इट इज पॉजिटिव फॉर एक्सपांशन एंड नेगेटिव फॉर contraction. समझ में आया क्या? समझ में आया? तो अगर वो पिस्टन डेल्टा एक्स मूव कर गया, छोटा सा डिस्टेंस मूव कर गया, तो वर्क डन इज गिवन लाइक दिस. पर सपोज बहुत ज्यादा मूव कर गया तो क्या प्रेशर कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर तो बदल जाएगा. या बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया, प्रेशर बदल जाएगा. तो हो सकता है कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आसान है, P इंटू डेल्टा V कर दो. अगर प्रेशर बदल गया तो नहीं. तो सर एक्सपांड करेंगे तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा? एक्सपांड करेगा कोई गैस तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए. मान लो एक्सपांड करते वक्त गर्म भी कर रहे थे, गर्म करेंगे तो फिर से प्रेशर बना रहता है अंदर. तो प्रेशर कांस्टेंट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है. तो आप कहोगे टोटल वर्क डन in expanding a gas from volume V1 to volume V2 is equal to is W, and that is equal to P into V2 minus V1. कब? When P is constant. इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू P इंटू dV ओवर ए स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. क्या वर्क हुआ? टोटल वर्क V1 टू V2. ऐसे लिखो, दिस इज द टोटल वर्क डन. और अगर P कांस्टेंट है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं. P कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर ले सकते हो, बाहर ले लिया आप. अगर P कांस्टेंट है तो P इंटीग्रेशन साइन से बाहर चले जाएगा, आंसर हो जाएगा PV2 माइनस P1. तो जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? वर्क डन इज V1 टू V2 इंटीग्रेशन PdV. समझ में आ रहा है क्या? है ना? और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, PV2 माइनस V1 कर लो. जैसे हमारा वर्क डन बाय ए फोर्स, क्या फॉर्मूला था? क्या था फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय ए फोर्स? जोर से चिल्ला के बोलो, मेरा बदनामी मत करो, मैं वीडियो पे हूं. क्या था? वर्क डन बाय ए फोर्स इज गिवन बाय, अबे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो तब होता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है. वो तो बच्चों वाली बात कर दिए तुम लोग. इट वाज F डॉट ds का इंटीग्रेशन. हाँ, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट इट इज F डॉट s. एग्जैक्टली दैट वे. इफ
इन जनरल वर्क डन इज पीडीवी इंटीग्रेशन V1 टू V2, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P V2 माइनस V1। क्या थर्मोडायनेमिक वर्क आपको समझ में आया? अच्छा, बस आपको समझाने के लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन दे सकता हूं। The volume of a gas was increased from 42 cc to 128 cc. 168 cc at 2 atmospheric pressure. 2 atmospheric pressure. Find work done in calorie. पूछा है कैलोरी में, बताओ कितना वर्क डन होगा। आपको मालूम होगा, शायद बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, 1 कैलोरी इज सेम एज 4.2 जूल्स। ये आपको मालूम होना जरूरी है, आपको बताया नहीं जाएगा, आज बता दिया और आगे नहीं बताएंगे। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स, क्वेश्चन में भी नहीं दिया रहेगा। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर P कांस्टेंट है, इट कांस्टेंट प्रेशर किया गया है। P इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड यू नो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 टू द पावर 5, तो आपको 2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, V1 इज 42 सीसी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब करो तो 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। V2 is 168 cc, मतलब 168 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। तो वर्क डन इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। क्या बात समझ में आया? आया समझ में? नाउ फाइंड आउट हाउ मच द वैल्यू। P V2 माइनस V1 कितना हो गया रे? ये T हो गया 2 इंटू 10 पावर 5 V2 माइनस V1 168 माइनस 42 कितना हो गया? 126 इज इट? यस, इंटू 10 पावर माइनस 6। ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये है मीटर क्यूब। देखो क्या हो रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू क्या हो गया? न्यूटन मीटर हुआ ना। न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल्स। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 पावर माइनस 2, ये हो गया 12, तो हो गया 25.2 जूल्स। समझ में आया? और अगर कैलोरी में करना है तो क्या करेंगे? 25.2 डिवाइडेड बाय 4.2 इज 6 कैलोरी। समझ में आया? तो गैस अगर ये वॉल्यूम से वॉल्यूम में एक्सपांड किया, दी वर्क डन बाय द गैस इज 6 कैलोरी। शुड इट बी टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव? एक्सपांड हुआ, V1 छोटा था, V2 बड़ा, तो इट इज ए पॉजिटिव वर्क। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, if 200 calorie of heat is supplied to
4 moles of hydrogen, 4 moles of hydrogen at constant pressure, what will be rise in temperature? टेम्परेचर कितना बढ़ेगा बताओ? 4 मोल्स कांस्टेंट वॉल्यूम कर लेते हैं, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम कर लेते हैं, 8 कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर करने से भी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, मिटा चुके हैं। तो व्हाट विल बी राइज इन टेम्परेचर? डेल्टा टी पूछ रहा है आपको। आप कहोगे कि जो डेल्टा क्यू है कांस्टेंट वॉल्यूम में है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एनसीवी डेल्टा टी। और हाइड्रोजन के लिए गामा होता है 7/5, तो सीवी क्या होता है? सीवी होता है आर बाई गामा माइनस 1, है कि नहीं? आर बाई गामा माइनस 1। और आपको याद है कि ये 5r/2 होता है। तो वैल्यू डाला जाए, 4 मोल्स ऑफ गैस 5r/2 डेल्टा टी, ये है 200। डेल्टा क्यू इज गिवन 200 कैलोरी हीट। क्या यहां से हम डेल्टा टी नहीं पता कर सकते? हमें मालूम है कि R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, तो ये 2r के साथ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी मिलेगा 200/20 is 10 degree centigrade. So temperature will rise by 10 degree centigrade. नहीं, आपको एब्सोल्यूट स्केल में बताना है। बताओ कितना चेंज होगा एब्सोल्यूट स्केल में? चेंज इन टेम्परेचर सेम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 केल्विन। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया डेल्टा टी। क्या बात समझ में आया? हाँ, ठीक है। If same amount of heat is given to same amount of to 4 moles of hydrogen and 4 moles of oxygen at constant volume. Constant volume. In which case rise in temperature will be more. कौन सा केस में राइजिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा? सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। अरे तेरे को तो नींद इतना जोर से आ रहा है, तेरे आंखें निकल के बाहर गिर जाएंगे। क्या करता है दोपहर को, रात को? दोपहर को नहीं सोया, रात को सोया था, उसके बावजूद अभी तू पकड़ के बैठ रहे हो, गिर जाएगा। क्या हाल है उसको? पढ़ने आया फिजिक्स, क्या नहीं। तो आप जानते हो कि डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज एन सीवी डेल्टा टी, है कि नहीं? दोनों के लिए n बराबर है, दोनों के लिए डेल्टा क्यू बराबर है। क्या सीवी दोनों के लिए बराबर है? यस, दोनों डाइएटमिक है ना? तो आप क्या कहोगे? आंसर क्या कहोगे? एज सीवी इज सेम फॉर बोथ, डेल्टा देयरफॉर डेल्टा टी इज सेम। अच्छा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह अगर कांस्टेंट प्रेशर बोल देता तो क्या होता? तभी सेम रहता, क्योंकि दोनों का सीपी भी बराबर है ना? ठीक है, नेक्स्ट।
a mixture of gases has Cp is equal to 9.7 calorie per mole Kelvin. ठीक है. Find Cv for gas. कितना सिंपल है, फटाफट बता दिए. तो आप कहोगे क्या जानते हो आप, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और R का वैल्यू है 2, तो Cv हो गया Cp माइनस R दैट इज 9.7 माइनस 2 इज 7.7 कैलोरी पर मोल केल्विन. क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया समझ रहे हो आप लोग. चलिए अगला क्वेश्चन. If C dash P and C dash V refer to specific heat per gram of nitrogen at constant pressure and constant volume respectively, find Cp dash minus Cv dash. यही का क्वेश्चन है. सोचो, हम लोग जो Cp पढ़ रहे थे वो क्या था, मोलर स्पेसिफिक हीट पर मोल नहीं, और यहां पर क्या दिया है, पर ग्राम. ठीक है, क्या आप बता सकते हो 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होता है? दैट इज द मॉलिक्यूलर मास. इज नॉट इट 28? यस, है ना. तो स्पेसिफिक हीट फॉर 1 मोल दैट इज 28 ग्राम होता है Cp. तो स्पेसिफिक हीट फॉर 1 ग्राम क्या हो जाएगा, जो दिया है Cp डैश वो है Cp बाई 28, क्योंकि 28 ग्राम के लिए Cp होता था. 28 ग्राम का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जो हीट चाहिए वो Cp कहते थे. 1 ग्राम का बनाने के लिए Cp बाई 28. क्या बात समझ में आया? तो जो Cp डैश दिया है वो दिया है स्पेसिफिक हीट पर ग्राम, वो हो गया Cp बाई 28. Cp क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट पर मोल. सिमिलरली आप कहोगे Cv डैश क्या हो जाएगा, Cv बाई 28. अब पूछा है बताओ Cp डैश माइनस Cv डैश क्या होगा, और ये तो सिंपल है, Cp बाई 28 माइनस Cv बाई 28 दैट इज इक्वल टू R बाई 28. खत्म कहानी. और यूनिट क्या बन जाएगा, R बाई 28 बन जाएगा. ये पर मोल निकाल रहे हैं तो ये आएगा, पर ग्राम निकाल रहे हैं तो ये निकलेगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, कुछ भी कहो. क्या मेरी बात समझ में आया? जेई में आया था ये क्वेश्चन जेई में आया था, समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग ढेर सारी चीजें अभी देखें. बस एक छोटा सा चीज है, उसको बता देते हैं, कभी मौका नहीं मिलेगा बताने के लिए. हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक हीट रेशियो टू फाइंड गामा फॉर ए मिक्सचर.
कोई एक गैस है, मोनोएटॉमिक है या डाइएटॉमिक है, आपको गामा निकालना आता है 1+2/f। मान लो कुछ हीलियम के साथ कुछ ऑक्सीजन मिला दिया गया, मिक्सचर मतलब देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, है नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी अफेक्टेड। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, 3 मोल हीलियम 5 मोल ऑक्सीजन जोड़ दिए तो टोटल 7 मोल्स ऑफ गैस हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो किसी एक मिक्सचर का गामा कैसे निकालेंगे? सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक गैस है, से ये N1 मोल्स ऑफ गैस है जिसका गामा का वैल्यू है गामा 1, और मान लो कि ये एक दूसरा गैस है जिसको इसके साथ मिलाना चाहते हैं हम, N2 मोल्स का है और इसका स्पेसिफिक हीट रेशियो है गामा 2। और चलो मानते हैं कि ये दोनों जब मिल गए तो मिक्सचर बन गया, और उस मिक्सचर में आपको मालूम है कि जो टोटल गैस होगा दैट विल बी N2 प्लस N1। हमें पता ये करना है कि व्हाट विल बी इक्विवेलेंट गामा फॉर दी मिक्सचर। ठीक है, प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, मैं बता देता हूं, और फॉर्मूला को याद रखना। क्या निकालना है मुझे? गामा इक्विवेलेंट। मुझे गामा इक्विवेलेंट पता करना है। तो चलो हम कहेंगे कि मैं इसको कुछ वैल्यू हीट देता हूं डेल्टा क्यू, इसको हीट देता हूं, ओहो सॉरी, इसको हीट देता हूं डेल्टा क्यू। जो हीट दिया तो पता चला कि इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया। ठीक है, इसका भी टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाना है तो इसको कुछ दूसरा हीट देना पड़ेगा। इसको हीट दिया डेल्टा Q1, इसका टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा टी, और ये 2 वाला केस है तो इसको 2 ही देते हैं, डेल्टा Q2। और इसको मैं दिया हीट डेल्टा Q1 तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा टी। तो क्या आप बता सकते हो ये डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डेल्टा Q में क्या रिलेशन होगा? यस, क्योंकि जो हीट दिए हो ये N1 वाला गैस का भी टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाया है, N2 वाला गैस का भी टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाया है। सपोज हम कांस्टेंट वॉल्यूम में रख दिए, दे आर एट ऑल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इज इक्वल टू डेल्टा Q। तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, हीट दिए, इसका भी बढ़ गया, इसका भी बढ़ गया। आई एम कंसीडरिंग 3 गैसेस इन क्लोज्ड रिजिड क्लोज्ड वेसल्स। तो डेल्टा Q1 क्या हो गया भाई? N1 CV1 डेल्टा T, डेल्टा Q2 N2 CV2 डेल्टा T, डेल्टा Q N1 प्लस N2। इसका CV क्या है मालूम नहीं है, व्हाट इज द CV फॉर दिस वी डोंट नो, वी वांट टू फाइंड आउट CV इनटू डेल्टा T। तो थोड़ा मारपीट करो तो क्या मिलेगा आपको? यू विल फाइंड डेल्टा T गया, डेल्टा T गया, डेल्टा T गया। सो फॉर दी मिक्सचर याद रखना एंट्रांस वालों, CV इक्विवेलेंट क्या हो गया? इट वाज क्या था, देखो इधर क्या था, N1 प्लस N2 इंटू CV। तो ये हो जाएगा इट इज N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाई N1 प्लस N2। कैलोरीमेट्री में आप लोग ऐसा चीज पढ़े होंगे, समझ में आया? और अगर हमें गामा निकालने के लिए कहा गया तो CV इक्विवेलेंट इज यू नो इट इज इक्वल टू R बाई गामा इक्विवेलेंट -1, और मैं N1 प्लस N2 को इधर ले आता हूं, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 CV1 मींस N1 R बाई गामा 1 -1, N2 R बाई गामा 2 -1। Again R is cancelled out, you find N1 plus N2 by gamma equivalent -1 is equal to N1 by gamma 1 -1, N2 by gamma 2 -1। इस फॉर्मूले से हम गामा इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछते हैं 2 moles of hydrogen was added to 3 moles of helium। तो N1 को 2 ले लो, गामा ले लो हाइड्रोजन का, N2 को 3 ले लो, गामा 2 ले लो हीलियम का। फिर सिंपलीफाई करो, इधर हो गया 5 बाई गामा इक्विवेलेंट -1, उसमें से गामा निकालो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा,
क्यों? करने के लिए 1-2 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा, और समय इतना किसी के पास नहीं होता है। वो बड़ी इंटेलिजेंटली दूसरी क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? 2 moles ऑफ हाइड्रोजन वाज एडेड टू 5 moles ऑफ ऑक्सीजन। बताओ गामा क्या होगा? अब ये हाइड्रोजन लो ऑक्सीजन लो तो दोनों डाइएटॉमिक है, दोनों का गामा बराबर है कि नहीं? तो गामा 1 गामा 2 बराबर हो गया। अगर ये भी ये गामा है ये भी गामा है तो आप देखोगे कि ये है ऊपर, मान लो कि ये 2 बाई गामा माइनस 1 और ये 3 बाई गामा माइनस 1, इधर क्या है 2 प्लस 3 बाई गामा इक्विवेलेंट माइनस 1। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब गामा इक्विवेलेंट क्या है? सेम एज गामा। तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला का यूज करने की जरूरत बहुत कम आता है। अगर 2 moles ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू और मिक्स्ड विद सम 5 moles ऑफ नाइट्रोजन, तो गामा क्या हो जाएगा? जो डाइएटॉमिक का होता है 7/5। समझ में आया क्या? फॉर्मूला की जरूरत कब पड़ता है? जब डिफरेंट एटॉमिसिटी वाले गैसेस को हम जोड़ देते हैं, कुछ हाइड्रोजन के साथ कुछ हीलियम या आर्गन मिला दिए, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा ये फॉर्मूला लगा के। समझ में आया? ये क्वेश्चन तो आपको ये फॉर्मूला तो याद रहा होगा। अगर दो गैस का CV1 CV2 दिया हुआ है और CV इक्विवेलेंट निकालना है तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाई N1 प्लस N2 इफ इट इज ए मिक्सचर। समझ में आया? ठीक है, बहुत सारे थ्योरी में आप लोगों को आज समझा दिया, एंड वी शैल सी रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir.